विंध्याचल की घाटियों में अरावली के बेटे का सेवा जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। थोड़ा सा बैठ जाइए मेरे भाइयों, बैठ जाइए थोड़ा सा। आप खड़ा रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, बैठना ही पड़ेगा। तो अपन वो हमारे उधर अनपढ़ आदिवासियों ने गीत बनाया था, हमारे उधर वो गीत ऐसे था कि साणी ने खेरवड़ो एक थावा करे काली मराई जाई हो। साणी ने खेरवड़ो एक थावा करे काली मराई जाई हो। साणी भी एक स्थान है, खेरवड़ा भी एक स्थान है, यानी आदिवासियों के दो बड़े स्थान एक हो रहे हैं, काली मराई जाई हो, यानी इस तरीके से पूरा गीत है। तो यही हाल यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। गोंडवाना आंदोलन, बिल प्रदेश आंदोलन, जयस आदिवासी परिवार आज एक हुआ है। ये दिन आने वाली पीढ़ी याद रखेगी मेरे भाइयों। आज यहाँ पर एससी के भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, भील भिलाला मानकर पटलिया बारेला है, गोंड भाई भी हैं और न जाने कितने जनजाति के भाई यहाँ पर मौजूद है। यह अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है मेरे भाइयों। आज के दिन ये टेक्निकल बहुत सारी बातें उनका ख्याल रखिएगा जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज के दिन हमारे महापुरुष का शहादत दिवस है, लेकिन हम लोगों को इसे राष्ट्रीय आदिवासी स्वायत्तता दिवस के रूप में मनाना होगा। एटोनॉमी, हमारे पूर्वज किसके लिए लड़े? हमारी एटोनॉमी के लिए लड़े, हमारी स्वायत्तता के लिए लड़े। तो हमें आज के दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय आदिवासी स्वायत्तता दिवस के रूप में हमें मनाना होगा। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, अगस्त महीने में विश्व आदिवासी दिवस, सितंबर महीने में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस, अक्टूबर महीने में हम लोग जानते ही हैं राणा पूजा, भील जयंती, नवंबर महीने में हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा जयंती, और दिसंबर में ये कार्यक्रम, और जनवरी में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन। इस तरीके से चरणबद्ध कार्यक्रम पूरे आदिवासी बेल्ट में होना चाहिए और आप करोगे ये प्रण लेकर के यहाँ से जाइएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम लोग एक चीज को आज तक नहीं पकड़ पाए, ये ध्यान से समझिए। एक चीज को आज तक हम पकड़ नहीं पाए। हम लोग कहते तो हैं कि आदिवासी महान पूर्वज थे, आदिवासी पूर्वज कभी हारे नहीं। हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग किसी के गुलाम नहीं हुए। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोग यदि पहाड़ियों में आए हैं, आपका दुर्गम इलाके में आए हैं, तो कहीं न कहीं हमारा विस्थापन जरूर हुआ। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ओबीसी समाज की जब भी हम बात करते हैं तो ओबीसी समाज के साथ भेदभाव हुआ, एससी समाज के साथ शोषण हुआ और आदिवासी के साथ में आपका विस्थापन हुआ। यदि ये तीन प्रकार के पीड़ित लोग यदि एक हो जाते हैं तो आप इस देश में शासक वर्ग बन सकते हैं। क्या आप लोग इस देश का शासक वर्ग बनने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए तैयार है क्या? यह प्रण लेकर के आपको यहाँ से जाना होगा। तो इसके मार्ग में दिक्कत क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देश भर में कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ ये एट्रोसिटी हुई, हमारे साथ ये दमन हुआ, ये शोषण हुआ, ये चीज एससी के लोग भी बोलते हैं, ओबीसी के लोग भी बोलते हैं,
आदिवासी लोग भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग एक चीज का आज तक तोड़ नहीं निकाल पाए, वो है साम दाम दंड भेद की नीति। साम की नीति क्या है आप जानते हैं, दंड की नीति क्या है वो जानते हैं, दाम की नीति क्या है वो जानते हैं। अभी भी आपने देखा पैकेट बट रहे थे क्या, पानी बिक रहा था, ये देख रहे हैं ना। यहाँ पर किसी ने अभी तक पैकेट नहीं बांटा है, यहाँ पर किसी ने अभी तक पानी नहीं बांटा है। तो ये आप लोग ये क्या कहते हैं, इन तीन नीतियों को तो समझते हैं, लेकिन भेद नीति क्या है, क्या उसके बारे में हम जानते हैं? नहीं जानते। यही चीज मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। इस चीज को समझे बगैर हम लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। भेद नीति क्या है? हिरण्यकश्यप के बारे में आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका, ये भाई बहन हैं। उनके पिताजी का नाम क्या है? अननोन। यही अज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, यही खतरा है। दो माएं हैं, एक मां से दैत्य पैदा हुए, एक मां से देव पैदा हुए, बाप एक है, बाप एक है। अब सवाल पैदा होता है कि हिरण्यकश्यप को मारा तो अपने पक्ष में देवों ने किसको लिया था? उसके बेटे को। क्या नाम है? प्रहलाद। ये समझिए, प्रहलाद को अपने पक्ष में किया। ये है भेद नीति। बाप और बेटे दोनों को अलग किया, ये है भेद नीति। इसी तरीके से रामायण पढ़िए आप, इसी तरीके से रामायण पढ़ेंगे आप लोग। दो भाइयों को अलग किया, रावण एक तरफ, विभीषण एक तरफ। यह है भेद नीति। इसको समझना पड़ेगा। हमारे चित्तौड़गढ़ पर आप लोग को के पूर्वज का भी, आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो आपका पूर्वज भी राजस्थान से आया होगा। ये कई लोग महाराष्ट्र में दुलिया, हम पिछले साल गए थे, वहां पर भी ये बात निकली थी। यहाँ दुलिया के भी भाई आए हुए, नासिक से आए हैं, नंदुरबार से भी भाई आए हैं। तो वो लोग भी कहते हैं कि हम भी राजस्थान से आए हैं। चित्तौड़गढ़ में हमारा आदिवासियों का राज था, तो दो भील आदमियों को साथ में लेकर के बप्पा रावल ने हमारे राजा को मारा। दो भीलों को साथ में लेकर के, उनका नाम है बाड़द और देवा। भीलों के द्वारा भीलों को मरवाया, आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों को मरवाया। यह है भेद नीति। आज की तारीख में आप देखिए, ये रास्ते में अपन को गाली देने वाले, अपने विरोध में नारे लगाने वाले कौन थे? इन आदिवासियों को, आदिवासियों के खिलाफ खड़ा किसने किया? ये समझना होगा, ये समझना होगा। तो आप लोग कहोगे कि हमारे आदिवासी ही नालायक हैं, तो फिर आप गलत रास्ते पर हो। ये टेक्निकल बात समझनी है। यदि आपने, ये जो आदिवासी भाई थे जो आपके विरोध में नारे लगा रहे थे, आपके विरोध में कुछ भी कह रहे थे, ये जो भी नारे लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, वो लोगों के विरोध में आप लोग खड़े होते हैं तो आप लोग गलत रास्ते पर हैं, ये समझना है। भेद नीति बनाने वाले लोगों ने काकरे पत्थर के सामने काकरा पत्थर खड़ा किया और वो अपना काम करते। ये बात समझो, ये बात हम लोगों को अच्छा तरीका समझना है। आज
आदिवासी के सामने आदिवासी को खड़ा करते हैं, एससी के सामने एससी को खड़ा करते हैं, ओबीसी के सामने ओबीसी को खड़ा करते हैं, मुसलमान के सामने मुसलमान को खड़ा करते हैं। यह है भेद नीति। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम कितना भी मेहनत करें, हमारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। यदि यह बात भी आप मानते हैं तो भी आप गलत हैं, तो भी आप गलत हैं। कैसे? किसी भी समाज में अयोग्य लोग होते कि नहीं होते? ये बात समझिए, किसी भी समाज में अयोग्य लोग होते कि नहीं होते? होते हैं। किसी भी समाज में नासमझ लोग होते कि नहीं होते? होते हैं। किसी भी समाज में लालची लोग होते कि नहीं होते? किसी भी समाज में स्वार्थी लोग होते कि नहीं होते? तो वो लोग अयोग्य लोगों को, नासमझ लोगों को, स्वार्थी लोगों को, लालची लोगों को अपने पक्ष में लेते हैं। यह है भेद नीति। अयोग्य लोगों को बड़ा पद देते हैं, यह है भेद नीति। स्वार्थी लोगों को बड़ा पद दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं, यह है भेद नीति। लालची लोगों को और आपका कमजोर लोगों को बड़ा पद दे देते हैं, यह है भेद नीति। इस बात को हमें समझना होगा। ये बात जिस दिन आपने समझ ली तो आप भेद नीति को अच्छे तरीके समझ सकते हैं। तो वो लोग हैं आपके विरोध में अयोग्य लोगों को खड़ा कर रहे हैं, आपके विरोध में स्वार्थी लोगों को खड़ा कर रहे हैं, आपके विरोध में कमजोर लोग, मानसिक रूप से कमजोर लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? आप अपने समाज के अंदर ताकतवर, वैचारिक, क्रांति वाले लोग पैदा करें। आप अपने समाज में योग्य लोग पैदा करें। इसके लिए पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जोबट में क्या हुआ। जोबट में आपने देखा होगा यही बात, और दूसरा खंडवा में क्या हुआ ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरे भाइयों, यदि आप अपने बाप दादा के जमाने में आप राजा थे तो आपको वापस पुनः एक बार राजा बनना है। यह संकल्प लेकर के यहां से उठना। आज मेरा पूर्वज राजा था तो मुझे पुनः राजा बनना है, यह संकल्प लेकर के आज टंटिया भील की इस शहादत स्थली से जाना है। तो मैं मानूंगा कि आप लोग अपने बाप की ओरिजिनल डीएनए है, ओरिजिनल औलाद है, ऐसा मैं मानूंगा मेरे भाइयों। तो यह प्रण लेकर के आपको यहां से जाना है कि हमें पुनः राजा बनना है। एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने वनवासी शब्द का विरोध किया कि नहीं किया? तो उन्होंने ने क्या किया? गांव पेच बदला। क्या किया? गांव पेच बदला। और जो वनवासी वाले थे उनको जनजाति के नाम से भड़काया। देखिए, गांव पेच बदला, उद्देश्य नहीं बदला, ये ध्यान रखो। इसी तरीके से आप लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आपने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने बहुत विरोध किया कि यह किस ईसाइयों का है, ये विदेशियों का है। बहुत सारे प्रचार करके देखा, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में, विश्व आदिवासी का तोड़ के रूप में 15 नवंबर को मनाने का योजना बनाया। ये बात भी हम लोगों को समझनी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात और, आदिवासी समुदाय का यदि जागरण करना है तो हम लोगों को व्यक्ति केंद्रित काम करना बंद करना होगा, समुदाय केंद्रित काम करना होगा। और जो भी निर्णय ले रहे वो निर्णय समूह में होना चाहिए। एक व्यक्ति निर्णय ले और सभी लोगों पर थोपे, ये काम आप लोगों को सबसे पहले करना होगा। वो कैसे करेंगे? यदि इसके बारे में टेक्निकल जानकारी चाहिए तो हमने हमारे इलाके में कैसे किया, यह आप लोगों को हम जानकारी देने के लिए
लिए तैयार हैं। और अभी आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश में आपको सफल होना है तो गोंडवाना जन जागरण और ये भील प्रदेश जन जागरण, जिसके अंतर्गत आपका जयस और आदिवासी परिवार दोनों आते हैं, दोनों को एक साथ चलना होगा, एक साथ, कोई अलग नहीं। इसके अलावा एससी के जो आंदोलन है उसको भी अपने साथ करना होगा, ओबीसी के आंदोलन है उनको भी अपने साथ करना होगा। यदि ये बात करेंगे तो मैं मानूंगा कि आप इस देश के हुक्मरान पुनः बनना चाहते हैं, ऐसा मैं मानूंगा। ये बात मैं आपको बीच में कहना चाहता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, राजनीति को वो लोग 3/4 विजय मानते हैं, यानी राजनीतिक सीट जीती तो वो लोग 3/4 विजय हासिल हुआ ऐसा मानते हैं। कितना? 3/4। और धार्मिक विजय हुई तो 100%, 100% विजय मानते हैं। तो आप लोगों को धार्मिक विजय और राजनीतिक विजय को रोकना है तो आप लोगों को समानता के आधार पर चलना होगा, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ना होगा। भिलाला और भील में ऊंच नीच है, यह सबसे पहले त्यागना होगा। इसके बाद आदिवासी, एससी, ओबीसी के अंदर भेद है, यह भी त्यागना होगा। इसके बाद में आपकी राजनीतिक विजय होगी और राजनीतिक विजय के बाद में आप लोगों का धार्मिक विजय भी होगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके समझना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि समानता के विजय, समानता की बात करने के साथ साथ आपकी सांस्कृतिक विजय के लिए भी आप लोगों को काम करना होगा। हमारी संस्कृति को प्रधान मानना होगा। धर्म अलग है, संस्कृति अलग है और संस्कृति से धर्म निकला है। तो यदि हम लोग आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं तो 500-700 साल पहले ओबीसी के बहुत सारे वर्ग आदिवासियों के अंदर निकलते हुए नजर आएंगे। इतिहास में 1000-2000 साल पहले एससी के बहुत सारे वर्ग आपके समाज के अंदर से निकलते हुए आएंगे और आपको अंततः गणतंत्र की जो पद्धति है उस पर आना पड़ेगा। और यही आज के गोंडवाना आंदोलन के लोग भी यही बोलते हैं, तो हमें गणतंत्र के आंदोलन तक जाना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पिछले दिनों एक व्यक्ति ने टंटिया भील को डकैत कहा। क्या कहा? डकैत। तो हमको भी लगता है कि अमीर लोगों को लूटा, यानी अमीर लोगों के वहां चोरी किया और गरीब लोगों में बांटा, तो हम क्या मानते हैं? इसको चोरी मानते, लूट मानते। ये आदिवासी परंपरा के अनुसार गलत है। धाड़ा क्या होता है? धाड़ा गाम नो गमेती, धाड़ानो धड़वई ने फौज नो लाडो। धाड़ानो धड़वई, धाड़ा क्या होता है? ओ भाई हुआ तो आपने वाला बताओ। चैलेंज करके लूटना। धाड़ा क्या होता है? चैलेंज करके लूटना। पूरा गांव को गांव नहीं, इकट्ठे होके आना। जब हमारे समाज के अंदर अकाल की स्थिति बन जाती है, समाज के जिंदा रहने का प्रश्न खड़ा हो गया, अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया, तो जो धाड़ा का धड़वई यानी जो सबसे योग्यतम आदमी होता है, सबसे कबीले का योग्यतम कहने को ताकतवर और सबसे ज्यादा सुरक्षा करने में काबिल आदमी होता है, उसकी पत्नी उसको चूड़ियां देती है। आप एरी लोएम चूड़ियां, उसकी पत्नी क्या देती है? चूड़ियां देती है उसको। आप पेरी लो। तो उसको प्रेरित कौन करता है? उसकी खुद की महिला। फिर वो क्या करता है? बहुत बड़ा संकट आ गया, सारे कबीले के लोगों को बुलाता। ये समझिए टेक्निकल बात। सारे कबीले के लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि अब हमारे पशु मरने लगे। ये हमारे गीत है उधर भीलों में, हमारे दक्षिणी राजस्थान में गीत है, आज भी जिंदा है। तो फिर
भैंसें मरने लगी हैं, गायें मरने लगी है, बच्चे मरने लगे हैं, औरतें मरने लगे हैं, बूढ़े बुजुर्ग मरने लगे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा फिर सभी लोग एक मत होते हैं। इसको कहते हैं एक जीवन्या। एक जीवन्या यानी मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। ऐसे एक लक्ष्य केंद्रित लोग होते हैं, उनकी टोली बनाई जाती है। और फिर आसपास में कौन से गांव में, कौन से कस्बे के अंदर अनाज मिलेगा, उस कस्बे के अंदर भरी दोपहरी में एक तो तीर और एक चूड़ियां और फूंदी। फूंदी का मतलब समझते हैं? राखी नुमा होता है, वो दे आते हैं दोपहर में दे आते कि हम उस तारीख को आने वाले हैं। दोपहर में दे आते हैं और फिर ये सारा धाड़ा होता है, वो उस गांव में जाता है। तो वहां के लोग हैं अपने किवाड़ बंद कर देंगे और गेट के बाहर यथाशक्ति जो भी दे सकते हैं अनाज, जो भी उसकी पोटली बाहर रख देते हैं। जिस गेट के अंदर वो पोटली नहीं मिलती है, उस घर के अंदर घुसते थे और थोड़ी बहुत सीना जब्ती करके थोड़ा सा अनाज लेकर के, यानी किसी भी घर को खाली नहीं छोड़ना है, जो अनाज मिलता था वो अनाज लेकर के वापस आते हैं और अपने कबीले को जिंदा रखते हैं। अब बताओ, ये धाड़ा था क्या वो चोरी थी? यह बात समझनी होगी हमें। यह था धाड़ा जिंदा रहने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि उन लोगों ने जो अनाज पैदा किया था, इकट्ठा किया था, क्या वो हमारा था? नहीं था। लेकिन जिस जमीन पर, जिस खेत में वो अनाज पैदा हुआ, जिस पानी से जो अनाज पैदा हुआ, वो जमीन किसकी थी? वो पानी किसका था? वो खेत किसका था? तो हमने हमारा हिस्सा मांगने गए थे। आया समझ में? धाड़ा हिस्सा मांगने गए थे। आज आपको सरकारीकरण में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, यह आपका हिस्सेदारी है, यह आपकी भागीदारी है। आपके समाज को जो बजट मिलता है, वो बजट भी हिस्सेदारी है, भागीदारी है। और ये सरकारें इस बजट में से क्या क्या खर्च कर रही है, सम्मेलन मनवा रही है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके समझेंगे। बहुत अच्छे एक दो वक्ता और बचे हुए मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी बात आज के दिन सब चीजें आप भूल जाओ, लेकिन भेद नीति का कंसेप्ट समझने का कोशिश करिएगा। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान, सेवा जोहार।